तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एसएससी रेलवे एक्सप्रेस। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी हम लोगों ने मैथ्स और रीजनिंग का 20-20 बेहतरीन सवाल पिछले 2 क्लासेस में कर लिए हैं। तो यह 15 दिनों का मैथ्स रीजनिंग के सीरीज का तीसरा क्लास है, जिसमें हम मैथ्स के काफ़ी बेहतरीन टॉपिक्स के बहुत बेहतरीन सवाल करने वाले हैं। जिसमें मैंने लिया है सर्कुलर रेस के सवाल, इसके अलावा मैंने इंस्टॉलमेंट के भी क्वेश्चंस लिए हैं, साथ ही प्रॉफिट लॉस की भी बेहतरीन कॉन्सेप्ट पे बेहतरीन सवालों को लिया है। तो इन वीडियो को आपको करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों हमें सिलेक्शन लेना है किसी भी हालत में। सिलेक्शन तो तुम्हारा होगा ही होगा, साथ में तुम्हें जो एक अंदर से सेटिस्फैक्शन मिलेगा ना इन सवालों को करने के बाद, तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी तैयारी में जो वो छोटा सा गैप था ना वो फिल हो गया है। इसी गैप को फिल करने के लिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट किया है। तो बिना किसी देरी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और पहला सवाल आप लोग की स्क्रीन पर आ गया है। तो इन सवालों को पहले आप अपने से सॉल्व कीजिए पॉज करके वीडियो को, उसके बाद ही मेरे सॉल्यूशन को देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि द एक्सपेंडिचर ऑफ ए मैन इज 70% ऑफ हिज इनकम। ठीक है, 70% इनकम का एक्सपेंडिचर है। इफ हिज इनकम विल सक्सेसिवली इंक्रीज बाय 20% एंड 50%, then his new expenditure is how much percentage more or less than the previous expenditure, so that his new saving become 2.5 times of the previous saving। ठीक है, समझ में आ गया। कह रहा है कि एक आदमी का जो इनकम है उसका 70% एक्सपेंडिचर है। ठीक है, अगर इनकम 2 बार बढ़ता है, सक्सेसिवली बढ़ता है, सक्सेसिवली बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्या है मैं बताऊंगा आगे, 20% और 50% से, तो जो न्यू एक्सपेंडिचर है वो कितना होगा पुराने एक्सपेंडिचर का, ताकि जो सेविंग है, नया सेविंग जो पुराने सेविंग का 2.5 टाइम्स ही बढ़ सके। अब देखो, अब तुम अगर चाहते हो कि तुम एग्जाम में थोड़ा भी प्रेशर नहीं लो, बिल्कुल आराम से बनाओ, ठंडे दिमाग से बनाओ, कुछ प्रेशर नहीं लेना है, और 30 सेकंड में ये सवाल हो भी जाए तो कुछ मत करो। उसके लिए ये रहा मेथड नंबर 1। ये बेसिक्स जो एकदम बिगिनर है वो भी ऐसे ही बना सकते हैं, और जो प्रो लेवल वाले हैं वो भी करेंगे तो 30 के अंदर ही आंसर आ जाएगा, 30 सेकंड के अंदर। चुपचाप मान लो आई इज इक्वल टू 100। दिक्कत, एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 70% था, सेविंग कितना बचा, 30%। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब इनकम जो है वो 20% से और 50% से बढ़ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। लेकिन ये सक्सेसिवली बढ़ रहा है। अगर ऐसे बोल देता कि 50 और 20 बढ़ रहा है तो 70 मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये गलत है। एक्चुअली में ये सक्सेसिवली बढ़ रहा है, तो सक्सेसिवली का क्या मतलब होता है कि अगर कोई नंबर 100 था, उसमें 10% से इंक्रीमेंट हुआ तो 110 हो जाएगा। अब उसमें फर्दर 10% से इंक्रीमेंट होगा ना, तो वो 120 नहीं होगा, क्योंकि 110 पे 10% अब बढ़ेगा तो 121 हो जाएगा, 11 बढ़ेगा ना। 100 पे 10 नहीं बढ़ेगा, 110 पे 10 बढ़ेगा। तो ये इसको बोलते हैं सक्सेसिवली, इसके बाद जो आया उस पर 10% बढ़ा। ठीक है, ये सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट का जो वैल्यू होता है फाइनल अमाउंट, वो हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से बड़ा होता है। आता है ना, 2 साल में अगर कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट देखो, वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट इसीलिए लगता है। तो 70 नहीं होगा, होगा क्या, इन दोनों का सक्सेसिव हो जाएगा, दोनों का सम 70 प्लस इन दोनों का मल्टीपल बाई 100। 1000/100 करोगे तो 10 आएगा, यानी कि 80%। यानी इनकम जो है, नया इनकम, वो 80% से बढ़ गया तो 180 हो गया। अब कह रहा है कि जो अब कह रहा है कि जो सेविंग है वो 2.5 गुना हो जा रहा है। ठीक है, तो सेविंग 30 था, इसका 2.5 गुना कितना हो जाएगा, 30, 2.5, 75, 75 हो गया। तो अब नया जो इन एक्सपेंडिचर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, घटा दो, 105। पहले एक्सपेंडिचर कितना था, 70, अब नया हो गया कितना, 105। 35 से काटो, 2, 3, 2 से 3 हो गया, यानी कि 50% इंक्रीज हुआ। कोई दिक्कत है? भाई मैं ज़्यादा बोल रहा था, 30 सेकंड नहीं, इस सवाल को करने में 20 सेकंड लगेगा हार्डली। ये हो गया आंसर। अब अब बात आती है उन बच्चों के लिए जो थोड़ा सा इम्प्रेस करना चाहते हैं किसी को, तो वो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और ये आप भी कर सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता है। करना क्या है कि यहाँ पे आपको अप्लाई वेटेड एवरेज कॉन्सेप्ट, वेट को बैलेंस करेगा। क्यों? क्योंकि इनकम इज इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अगर इनकम बढ़ रहा है और सेविंग भी बढ़ रहा है, तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा ना, कहीं ना कहीं बढ़ेगा, तभी तो ये सब बैलेंस होगा। बैलेंस कैसे होगा?
इनको इनकम को बैलेंस करने के लिए एक्सपेंडिचर और सेविंग को उसी प्रोपोर्शन में बढ़ना पड़ेगा। इसीलिए एवरेज वेटेड का कॉन्सेप्ट इनकम एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन में लग जाता है, ठीक है, क्योंकि इनकम में कोई भी चेंज होगा वो बैलेंस करेगा एक्सपेंडिचर और सेविंग बढ़ के, ठीक है, या घट के, जो भी जिस तरह से इनकम वर्क कर रहा है, इसीलिए एवरेज वेटेड का कॉन्सेप्ट लगता है। अब कैसे बनता है सवाल एवरेज वेटेड में? इनकम कितना बढ़ा उतना परसेंटेज लिख दो, सेविंग कितना बढ़ेगा, अब देखो सेविंग 2.5 गुना हो चुका है। अगर मान लो कि सेविंग पहले 10 था, अब 25 हो गया ना, बढ़ा कितना 15, यानी 150% बढ़ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत? तो एक्सपेंडिचर कितना बढ़ेगा, यही तो सवाल है। तो इनकम आता है बीच में, एकदम एलिगेशन जैसा होता है ऑलमोस्ट, एलिगेशन नहीं है बट ये एलिगेशन जैसा ही वर्क करता है। तो एक्सपेंडिचर को हम लोग एक्स मान लेते हैं, जो नया चेंजेस आया। सेविंग में 150% हो गया चेंज होके। परसेंटेज कितना था, ये 7 था, यहाँ ई कर दो, यहाँ एस कर दो, क्या, ताकि याद रहे कि एक्सपेंडिचर ये सेविंग है। ये 3 था। अब देखो कैसे निकालते हैं, एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे। 80 70, 70 का वैल्यू दिया है 7, 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 30, यानी ये 30, 80 में से 30 गया, समझ गए, एक्स का वैल्यू हो जाएगा, यानी एक्सपेंडिचर में 50% का इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। आंसर आ गया, कोई दिक्कत? अब तुमको किसी को इम्प्रेस करना है या मैथ्स में प्रोफेसर ही करना है तो ही इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करो, नहीं करना है तो तुम इससे भी जा सकते हो, टाइम लगभग सेम ही लगना है, बल्कि इसमें शायद कम ही लगे क्योंकि इसमें दिमाग कम लगाना है। अब कोई अगर किसी को चुल मची है ये जानने के लिए कि ये वेटेड एवरेज क्यों लग रहा है, कैसे लग रहा है, तो एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं समझा देता हूँ ताकि सब कुछ सेटिस्फाइड हो जाए इस वीडियो के बाद, इस क्वेश्चन से, ठीक है। इनकम मान लो 100 ले लेते हैं, एक्सपेंडिचर 50 ले लो और सेविंग भी 50 ले लो, ठीक है, कोई दिक्कत? इनकम को 50% से बढ़ा दिए मान लो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 150, कोई दिक्कत? एक्सपेंडिचर को चलो ले लेते हैं 40% से बढ़ा दिए, तो पंचों के 20, यानी कि 70 हो गया। ऑब्वियसली जब सेविंग यहाँ कितना हो जाएगा, क्योंकि बराबर होना है, तो ये 80 हो गया, ये 30 से बढ़ा, यानी 30 का मतलब कितना हो जाएगा, 50 का 30 60% होता है, ये 60% हुआ। अब इसको निकालते हैं, चलो एक्सपेंडिचर सेविंग निकालते हैं। इनकम है 50, एक्सपेंडिचर 40 से बढ़ा, सेविंग एक्स से बढ़ेगा, और दोनों का जो वैल्यू है वो कितना है, कितना था पहले, एक एक, एक एक रेशियो में है। 10 का वैल्यू 1 है तो यहाँ भी 10 का वैल्यू 1 होगा, यानी यहाँ 60 हो जाएगा। 60 - 50, 1 = 10 है ना, यहाँ भी 1 = 10 है। 50 - 40, 50 - 40 = 10, और 60 - 50 = 10, ठीक है, यहाँ 60 हो गया। समझ में आया कैसे काम कर रहा है? एकदम घबराना नहीं, एकदम क्रिस्टल क्लियर करके चला जाऊंगा मैं यहाँ से, ऐसा कर दूंगा कि किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। मेथड 1 है, मेथड 2 है, जिससे मन हो उसे सॉल्व करो। और यही कारण है कि इनकम एक्सपेंडिचर के सवाल में हम लोग एवरेज वेटेड का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, वेट को बैलेंस कराना है। वेट बैलेंस होगा ही होगा, क्योंकि अगर इनकम बढ़ रहा है तो एक्सपेंडिचर सेविंग उसके अकॉर्डिंग काम करेगा ही करेगा, तभी तो इक्वल रहेगा। ये इक्वलिटी कैसे रहेगा, इक्वलिटी का साइन इसलिए दिया है कि उसके अकॉर्डिंग इसको बढ़ना घटना भी पड़ेगा। ये सेम कॉन्सेप्ट हम लोग आगे बहुत सारे क्वेश्चन में यूज करेंगे, तो जैसे जैसे आगे सवाल आएगा वैसे वैसे देखेंगे, अभी घबराने का जरूरत नहीं है। चलो आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि पर्सन ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एट 180 किलोमीटर एंड रिटर्न टू द सेम प्लेस, ठीक है, इधर टोटल टाइम टेकन इज 6 hours, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ डी डिस्टेंस मान लो, गया है 180 में, आ रहा है 240 में, क्या दिक्कत? तो वी का रेशियो कितना है, 180/240, 60 से जा रहा है ना, 3:4, वी का रेशियो है। डिस्टेंस सेम है दोनों केस में, तो टाइम कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 4:3, यानी जाने में 4, आने में 3, कितना ही लगेगा ना, 7। 7 का वैल्यू कितना दिया हुआ है ऑलरेडी, टोटल टाइम 7 हो जाएगा ना, टोटल टाइम 7 का वैल्यू 6 दिया है, तो हमको निकालना क्या है, निकालना क्या है भाई, निकालना है कि डिस्टेंस बिटवीन, तो कोई एक पकड़ लो। 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 का वैल्यू हो जाएगा 6/7 × 4, 24/7, यानी 4, यानी 180 किलोमीटर से इसके स्पीड से जब जाएगा तो इतना आवर लगेगा। डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 24/7 × 180, यहाँ तक कोई दिक्कत? गुना कर लो, 18 × 72 का 2 मिनट, 18 36 और 7 43, 4320/7,
7 छक 42, 7 एकम 7, 7 49.7 चौके 28, अभी भी आगे जा ही रहा है। बस इतना ही करना है हम लोग, इसके आगे जाना नहीं है। तेरा आंसर ठीक है। करना कुछ नहीं था, यहाँ भी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर डिस्टेंस सेम है, जाने में सेम आने में सेम, डिस्टेंस तो सेम ही था दोनों केस में, तो वेलोसिटी का जो रेशियो है उसका उल्टा टाइम का रेशियो हो जाएगा। टाइम का रेशियो निकाल दी तो टाइम दिया है, और जब टाइम दिया है तो तुमको पता है कि क्या करना है, कि कोई एक साइड का टाइम निकाल लो, जाने में या आने में। 3 से भी निकाल लेते तो कम होता, अगर 3 निकालते तो कितना आता, 18/7। अब इसमें अगर इतना आवर लग रहा है, कब 240 के स्पीड से जा रहा है, तब डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 18 × 240, 18/7 × 240, 18 चौके 72 का 2, अगेन सेम वही आ रहा है, 4320/7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी कुछ भी करके बनाओ आंसर सेम ही आएगा। आंसर क्यों गलत आएगा, कॉन्सेप्ट सही होगा तो आंसर कुछ भी आंख बंद करके कुछ भी लिख दोगे सही आएगा, कॉन्सेप्ट सही लिखना है बस। भरोसा रखो, सब सही होगा, सब बढ़िया होगा, सबको सिलेक्शन मिलेगा, हर उन बच्चों को सिलेक्शन मिलेगा जो डिजर्व करते हैं। सिंपल सा बात है, जो डिजर्व करेगा लेके जाएगा। काम करो, बाकी भगवान पे छोड़ दो। चलो, क्या कह रहा है ये, ₹12,600 को डिवाइड करना है 15 लेबरर्स में। ठीक है, 15 मजदूर हैं जिसमें 7 मैन है, 3 वुमेन है, 5 बॉय है। अगर एक वुमेन रिसीव 3 टाइम्स एज मच एज ईच बॉय एंड ईच मैन रिसीव 7 टाइम्स एज मच एज वन बॉय, शेयर ऑफ ईच वुमेन इज कितना होगा। कह रहा है कि एक वुमेन, चलो, कह रहा है कि एक वुमेन रिसीव 3 टाइम्स एज मच एज ईच बॉय, तो वुमेन बाई बॉय कितना हो जाएगा, 3/1। और ईच मैन रिसीव 7 टाइम्स एज मच एज वन बॉय, मैन बाई बॉय कितना हो जाएगा, 7:1। बॉय का 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी कि मैन इज टू वुमेन इज टू बॉय, ईच एक बॉय, एक का बात हो रहा है। कितना है रेशियो, 7:3:1। अब मेन है कितना, 7 है, तो टोटल मैन कितना रिसीव करेगा, इंटू 7। वुमेन कितना है, 3, बॉय कितना है, 5, यानी 7×7 = 49, ×3 = 9, 5। यही हो जाएगा रेशियो। तो दिक्कत ये हो गया, टोटल मैन, टोटल लेबर जो रिसीव करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 58 और 5 63। 63 का जो वैल्यू है कितना दिया है, टोटल अमाउंट कितना था। ठीक है, देखो तो 63×2 = 126 हो रहा है, इंटू 200, 200। तो टोटल वुमेन का कितना हो जाएगा, 9 यूनिट, 9 यूनिट हो जाएगा 1800। ये 3 वुमेन का है, तो एक वुमेन का कितना हो जाएगा, 600। ये हो गया आंसर, कुछ नहीं था इसमें, बहुत ईजी था। चलो आगे चलते हैं। सवाल तो भी बहुत अच्छे अच्छे में लिए हैं मैंने, इतने अच्छे सवाल हैं कि यहाँ से शुरू होता है सवाल। सवाल कह रहा है कि द एक्स गेट्स ऑन टू ए लिफ्ट ऑन द एट द ग्राउंड फ्लोर, एक लिफ्ट है जो ग्राउंड फ्लोर पे है। एक्स उससे ऊपर जा रहा है किस स्पीड से, 30 फ्लोर पर मिनट। ठीक है, वहीं वाई जो है एक अनदर लिफ्ट में है, जो उसी टाइम पे 50वें फ्लोर पे है। अच्छा, यहाँ पे है, ये नीचे ही आ रहा होगा, गोज डाउन, यस, 50 फ्लोर पर मिनट के स्पीड से, नहीं 50 नहीं, 45 फ्लोर पर मिनट है, सॉरी, 45 फ्लोर पर मिनट के से नीचे आ रहा है। कौन सा कह रहा है कि एट विच फ्लोर विल देयर पाथ क्रॉसेज लिफ्ट आर मूविंग विदाउट स्टॉपिंग एट एनी फ्लोर। ठीक है, तो क्या करना है, इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 50 फ्लोर। तो तुमको बस ये गैप निकालना है, एकदम स्पीड जैसा है, ये दोनों स्पीड दिया है, डिस्टेंस दिया है, टाइम पूछ रहा है, टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है, 50 फ्लोर, और चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, इससे दोनों मिल जाएगा, तो 45 और 30 75। समझ रहे हो, स्पीड फ्लोर पर मिनट कितना हो गया, 2/3 मिनट, 2/3 मिनट, हाँ, 2/3 मिनट पर ये लोग मिलेंगे। अब पूछ क्या रहा है कि 2/3 मिनट पर एट व्हाट फ्लोर विल देयर पाथ विल क्रॉस। अब 2/3 मिनट में ये कितना ट्रैवल करेगा, 1 मिनट में ये ट्रैवल कर रहा है 30, 30 फ्लोर, 2/3 मिनट पे कितना ट्रैवल करेगा, 30 × 2/3, यानी 20, यानी कि 20वें फ्लोर पे रहेगा जब ये मिलेगा। ये हो गया आंसर। तो दिक्कत है यहाँ पे, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है। इसको तुम स्पीडी समझो ना, स्पीडी तो है, 30 फ्लोर पर, यहाँ पे मीटर पर सेकंड लिख देता तो मीटर पर मिनट लिख देता तो सही हो जाता। यहाँ भी तो मीटर ही दे देता, फिर 50 मीटर, 50 फ्लोर दे दिया है, 30 फ्लोर पर मिनट दे दिया है, 45 फ्लोर पर मिनट दे दिया, अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों ऐड हो जाएगा, और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई वेलोसिटी होता है, तो यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट में आ रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाएगा।
डिस्टेंस दे 50 दिया ही हुआ है, देखो मिनट यहाँ से ऊपर चला जाएगा, ये फ्लोट कट जाएगा। 2/3 मिनट हो गया। 1 मिनट का वैल्यू 30 फ्लोट है, तो 2.3 मिनट का वैल्यू 20 फ्लोट हो जाएगा। 20th फ्लोर 20 फ्लोट में मिलेगा दोनों। चलो आगे चलते हैं, अब आएगा मजा। क्वेश्चन करो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन को करने का बहुत सारा तरीका है, मैं बताऊंगा, एक से ज़्यादा तरीका है इसको सॉल्व करने का। कह रहा है कि आरव और दुर्गा जो है टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 33 दिन। आरव प्लस दुर्गा जो है 33 डेज में वर्क कंप्लीट कर देता है। दे वर्क टुगेदर फॉर 15 डेज एंड देन आरव लेफ्ट द वर्क एंड दुर्गा अलोन कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द वर्क इन 30 डेज। फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच आरव अलोन कैन डू द वर्क। ठीक है, मैंने कहा था कि कभी भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है तो हम लोग को क्या फाइंड करना होता है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी के लिए तुमको पहले एक वर्क तो लिखना पड़ेगा ना। मान लो वर्क 33 है, 33 मतलब 66 ले लो, क्योंकि फिर 1 आ जाएगा तो फिर इन दोनों का फ्रैक्शन वैल्यू आने लगेगा। चलो डबल ले लो, 66। 66 होने की वजह से इनका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 2। ए प्लस डी का एफिशिएंसी हो गया 2। अब कह रहा है कि दे वर्क फॉर 15 डेज, तो 15 दिनों में कितना काम कर लेंगे, 15 दूना 30। काम कितना बच गया, 66 माइनस 30 इज इक्वल टू 36 यूनिट काम बचा, जो कि दुर्गा फिनिश कर रहा है 30 दिनों में। तो एफिशिएंसी ऑफ दुर्गा कितना हो गया, 36 यूनिट काम था और 30 दिन में पूरा कर रहा है, यानी कि 6/5। ठीक है, दुर्गा का एफिशिएंसी ये है, तो आरव का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, टोटल 2 था, 2 माइनस 6/5, 10 में से 6 गया, 4/5। पूछ क्या रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच आरव अलोन कैन कंप्लीट द टोटल वर्क। तो आरव का टाइम कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी दिया है, टोटल वर्क दिया है, तो वर्क बाई एफिशिएंसी होता है 66 डिवाइडेड बाई 4/5। कटेगा कि पॉइंट में जा रहा है, पॉइंट में जा रहा है, कितना हो जाएगा, 66 इंटू 5 कितना होता है, 2 से कट जाएगा ना, 33 हो जाएगा, 2 33। 33 इंटू 5 होता है 165/2 डेज। ये हो गया आंसर डी। ठीक है, एफिशिएंसी निकालना होता है, मैंने बताया था, वर्क को ले लो, वर्क लेते ही तुम्हारा एफिशिएंसी दोनों का सम 2 दिया है। 15 दिन काम करता है तो 30 यूनिट काम करेगा, बचा हुआ काम अकेले दुर्गा कर रहा है 30 दिनों में। तो दुर्गा का यूनिट पर डे एफिशिएंसी क्या होता है, नंबर यूनिट ऑफ वर्क डन पर डे, तो 5/6 यूनिट कर रहा है पर डे, टोटल वर्क बाय टोटल टाइम, एफिशिएंसी आ गया। अब ए का एफिशिएंसी निकला, बस सीधे डिवाइड करो टोटल वर्क में, टोटल टाइम आ जाएगा। तो अगर ये अलोन काम कर रहा है तो इतना टाइम लगता है उसको, कोई दिक्कत है, तो बस यही होता है क्वेश्चन। और अगर बहुत ज़्यादा जोड़ घटाव नहीं करना है तो इसके लिए मेथड 2 है। मेथड 1 था, मेथड 2 में ये है कि ए प्लस डी कितने दिनों में काम कर रहा है, 33 दिनों में। ठीक है, तो मान लो कि वर्क 33 था, तो 1 यूनिट हो गया दोनों का सम। अब कह रहा है कि ए प्लस डी मिल के 15 दिनों में 15 यूनिट काम कर लेगा, कोई दिक्कत है, तो बचा कितना काम, 18 यूनिट वर्क। 18 यूनिट जो है वो डी अकेले करता है 30 दिनों में। डी का एफिशिएंसी कितना हो गया, बात वही पड़ रहा है लगभग 3/5, तो ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 2/5। टाइम कितना हो जाएगा, 33/2/5, ये हो गया 165/2। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, ऑलमोस्ट सेम ही है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। बस बहुत बड़ा बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, थोड़ा जोड़ घटाव कम हो गया और कुछ खास नहीं है, सिंपल है, नहीं भी कर सकते हो तो चलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये सवाल जो कर दिया, इस सवाल पे मैं स्टार लगा दे रहा हूँ। ठीक है, जब भी मेरे लेक्चर में स्टार सवाल मिल जाए तो समझना कि क्वेश्चन अच्छे लेवल का है। एक मिनट वो दे देता हूँ, सिंगल स्टार मतलब गुड क्वेश्चन, डबल स्टार मतलब वेरी गुड क्वेश्चन। अबव एवरेज स्टूडेंट। ठीक है, और अगर मैं ट्रिपल स्टार दे देता हूँ फॉर टॉपर्स ओनली। ट्राई आप लोग सबको ही कर सकते हो, बट ये क्वेश्चन फिर टॉपर्स के लिए हो जाएगा, सिर्फ टॉपर्स के लिए। ठीक है, ये सवाल जाता है डबल स्टार में। ठीक है,
तो ये याद रखना, मैं डबल स्टार अगर सवाल दे दिया हूँ तो वो सवाल एवरेज से ऊपर के लोग ही करेंगे या कर पाएंगे, और अगर तुम कर पा रहे हो तो तुम एवरेज से ऊपर हो, ये मान के चलो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। कह रहा है कि दो एथलीट हैं ए और बी, रन कर रहे हैं एक सर्कुलर ट्रैक पे, ठीक है, जिसका लेंथ 1800 मीटर है, फ्रॉम द सेम स्टार्टिंग पॉइंट एट द सेम टाइम। ये रहा सर्कुलर ट्रैक, 1800 मीटर का है, यहाँ से शुरू कर रहे हैं दोनों एक टाइम पे। डायरेक्शन क्या है? सेम स्टार्टिंग पॉइंट एट द सेम टाइम एट द स्पीड ऑफ 9 मीटर एंड at the rate of 9 meter and 6 meter respectively. At how many distinct point will they meet while running in opposite direction? तो डायरेक्शन इनका अपोजिट है। क्या कह रहा है कि कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब अलग अलग पॉइंट पे मिलेंगे, यानी कि कभी यहाँ मिले, कभी यहाँ मिले, कभी यहाँ मिले, कभी यहाँ मिले। अब ये कब तक मिलते रहेंगे? ये मैं एक चीज बता देता हूँ कि सर्कुलर रेस में इनका मीटिंग पॉइंट जो होता है ना वो फिक्स रहता है। अगर वो 4 पॉइंट पे मिल रहे हैं तो 4 पॉइंट फिक्स रहेगा कि कहाँ मिलेंगे, रेशियो ऐसे ही डिवाइड रहता है। ठीक है, और एक स्टार्टिंग पॉइंट पे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, कंफर्म है। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने तक जितना पॉइंट पे मिलेंगे वही पूछ रहा है वो, ये सारे डिस्टिंक्ट पॉइंट होगा। अब दोबारा फिर से मिल रहा है तो वो काउंट नहीं होगा, एक ही बार काउंट होगा। यानी इस पूरे सर्कुलर ट्रैक पे कौन कौन ऐसा पॉइंट है जहां वो मिलेंगे, यही पूछा गया है, इंक्लूडिंग स्टार्टिंग पॉइंट। चलो, तो सवाल क्या है कि वेलोसिटी ऑफ ए जो है वो है 9 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ बी जो है वो है 6 मीटर पर सेकेंड। अब अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी, 15 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस दिया ही हुआ है 1800 मीटर। मतलब ये अगर पहली बार मिलेंगे तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना है, 1800 मीटर है, और ये दोनों का टोटल स्पीड कितना है, 15 मीटर पर सेकेंड। तो पहली बार कब मिलेंगे? पहली बार नहीं, हर बार कब मिलेंगे? टाइम ऑफ मीट। तारों में एक मिनट पहले ध्यान से देखो, 1800 बटा 15, 15 इंटू ये हो जाएगा 12, 120 सेकेंड। यानी कि हर 120 सेकंड के बाद ये मिलते रहेंगे। समझो ध्यान से, हर 120 सेकंड के बाद ये मिलते रहेंगे, क्योंकि देखो होता क्या है, सर्कुलर रेस में अगर ये उल्टा चल रहा है, ठीक है, ये इधर चल रहा है, तो कुछ मान लो यहाँ मिला तो कुछ डिस्टेंस ये ट्रैवल किया होगा, कुछ डिस्टेंस ये ट्रैवल किया होगा, लेकिन इन दोनों का डिस्टेंस का जो सम होगा ना वो पूरे के पूरे ट्रैक के बराबर होगा। ध्यान से देख लो, अगर ये D1 है ये D2 है, तो ये दोनों तभी मिलेंगे जब इन दोनों का जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा वो D1 प्लस D2 होगा। ठीक है, और ये हमेशा होता रहेगा, पहला पॉइंट यहाँ मिला, दूसरी बार फिर ये आगे बढ़ेगा, तो हो सकता है ये यहाँ पहुंचा होगा, तब तक ये घूम के यहाँ आ गया होगा, फिर यहाँ मिल गए, फिर यहाँ मिल, इस तरह से मिलते रहेंगे, बहुत सारा पॉइंट होगा बनेगा। अब कितना पॉइंट बनेगा वही देखना है। तो ये लोग हर 120 सेकंड पे मिलते रहेंगे, ये समझ में आ गया? अब ये लोग स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू किए थे, तो ये लोग पहले सर्कल सर्कल पे मिलेंगे, यहाँ मिले, मान लो यहाँ मिले, यहाँ मिले, यहाँ मिले। अगर हम ये निकाल लें कि स्टार्टिंग पॉइंट पे पहली बार कब मिलेंगे, अभी स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं मिलेंगे 120 सेकंड पे, 120 सेकंड पे ये सर्कल के किसी पॉइंट पे मिले हैं, क्योंकि 120 सेकंड में कोई भी एक सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। देख लो, अगर डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए निकाले हम 120 सेकंड में, तो 120 इंटू 9 आता है, कितना हो गया ये, 12 9 108, 1080 मीटर ही हो रहा है। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बी इसी 120 सेकंड में वो होता है 6, ये हो गया 720। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो वो 1800 मीटर हो जाएगा जो ट्रैक का लेंथ है, लेकिन ये ट्रैवल 1000 ही किया है, ये ट्रैवल 720 ही किया है, तो मिला ये लोग कहीं और है। ये लोग मिला है इस सर्कल पे, पहला वाला अगर हम ये ले लेते हैं 9 वाला, और ये ले लेते हैं 6 वाला, तो ये तो हो जाएगा तुम्हारा आधा, यानी कि 900, 1080 पे मिला, यानी पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट यहाँ है, ये यहाँ से 720 चला है और ये चल के आ गया है 1080। पहला पॉइंट यहाँ है, फिर दूसरा पॉइंट कहीं और होगा, तीसरा पॉइंट कहीं और होगा, चौथा पॉइंट कहीं और होगा। तब तक ये लोग अलग अलग अलग, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मेरा बात ध्यान से सुनना, ये लोग तब तक अलग अलग पॉइंट्स पर मिलेंगे जब तक ये लोग स्टार्टिंग पॉइंट पर नहीं मिल जाते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट पे जैसे ही एक बार मिले तो ये फिर पुराना वाला पैटर्न शुरू हो जाएगा। जैसे मान के चलो कि ये लोग पहली बार चल रहे हो, अगर पहली बार भी चल रहे हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट से ही चल रहे हैं ना, उसके बाद डिस्टिंक्ट पॉइंट पे मिलेंगे सर्कल के सर्कमफेरेंस पे, फिर स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे। तो अगर हम ये टाइम निकाल लें कि ये लोग स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे,
तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। समझ रहे हो? तो स्टार्टिंग पॉइंट पे निकलने का तरीका क्या बताया था मैंने कि वेलोसिटी का रेशियो कितना है 9:6 यानी कि 3:2। यानी जब ए 3 राउंड और बी 2 राउंड चला होगा तब ये लोग स्टार्टिंग पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो दिक्कत। अब ए 3 राउंड कब चला होगा? ए 3 राउंड का मतलब हो गया कि टाइम कितना हो जाएगा, 3 राउंड मतलब हो गया 1800, एक राउंड का हो गया, 3 राउंड का ये हो गया। वेलोसिटी कितना है 9 है, 9 दूना 18, 600 सेकेंड। तुमको अगर वेरीफाई करना है तो टाइम ऑफ ए निकालिए तो टाइम ऑफ बी निकाल लो वेरीफाई करने के लिए। बी तो 2 ही राउंड चल रहा है ना, 1800 इंटू 2 बाई बी का स्पीड कितना है, बी का 6 है, 18 दूना 600 सेकेंड। यानी 600 सेकेंड के बाद ये लोग स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे। और पहली बार ये लोग कितना देर में मिल रहे हैं, 120 सेकेंड में। तो टोटल टोटल पॉइंट कितना हो गया, 600/120, 5। तो दिक्कत, यानी कि ये लोग 5 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे मिलेंगे। और इसके साथ, इस सवाल के साथ ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? सबको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई डाउट? एक बार फिर से समझा दूं? चलो ठीक है, एक बार फिर से इसी में समझा देता हूँ। सवाल ये है कि ए और बी अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, ये 9 की स्पीड से चल रहा है, ये 6 की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, पूछ रहा है कि कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट पे मिलेंगे। तो डिस्टिंक्ट पॉइंट मैंने समझा दिया कि जब तक वो लोग सेंटर मतलब वापस जहां से चले थे वहां पे नहीं आ जाते हैं, यानी स्टार्टिंग पॉइंट पे, तब तक वो लोग जितने पॉइंट पे मिलेंगे उसको प्लस स्टार्टिंग पॉइंट पे एक बार मिलेंगे वो 5 ऐसा पॉइंट होगा ना, इस सर्कल में 5 ऐसा पॉइंट बन जाएगा। अभी तो 5 है, एग्जाम्पल ले लेता हूँ। वो सारे पॉइंट पर अभी मिल जाएंगे ये। ठीक है, तो वही पॉइंट, नंबर ऑफ पॉइंट पूछ रहा है, ऐसा कितना पॉइंट होगा। इसमें तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट भी इंक्लूड रहता है। तो देखो, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि पहले तो तुम ये निकालो कि अपोजिट डायरेक्शन चल रहा है तो कब पहली बार मिलेगा, 120 सेकंड पे। 120 सेकंड पे दोनों पहली बार मिला, लेकिन एक राउंड कंप्लीट हो जाता है दोनों का मिला के, बट दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं मिल रहा है। तो अब स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेगा, स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेगा 600 सेकंड पे। यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से मिलने से पहले सरकमफेरेंस के सारे पॉइंट पे मिल जाएगा, जहां तक वो जहां जहां मिल सकता है उस सब जगह मिलने का फिर वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेगा। और मिलने का फिर वैसे ही शुरू होगा जैसे तुम क्वेश्चन अभी स्टार्ट किए थे। क्वेश्चन स्टार्ट कैसे किए थे कि दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़ा है, ये 9 मिनट चलना शुरू किया, 6 मिनट चलना, फिर वैसे ही होगा, सेम साइकिल रिपीट होने लगेगा। यानी अगर तुम ये निकाल लो कि स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने टाइम पे मिलेगा तो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। स्टार्टिंग टाइम पे मिला, तो स्टार्टिंग पॉइंट में मिला 600 सेकंड पे। ठीक है, अब यहां से तुमको पहला सेकंड पे दिया हुआ है, पहला मीट कितने सेकंड पे होगा, 120 सेकंड। तो टोटल मीट कितना हो गया, 600/120, 5 मीट होगा टोटल इंक्लूडिंग स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये था तुम्हारा पहला मेथड, जो कि बहुत ही इजी था। कोई दिक्कत है? चलो दूसरा मेथड देखते हैं। तो मैंने स्लाइड ले लिया है। स्लाइड लेने के बाद अब जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना। अब है मैजिक ट्रिक। ठीक है, वेलोसिटी का कितना था, 9 मीटर पर सेकेंड, और वी है, वी भी था 6 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का रेशियो कितना हो जाएगा, A/B, 9:6। यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो इसको, 3:2। तो टोटल डिस्टिंक्ट पॉइंट जो होगा, डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ मीटिंग, वो होगा 3+2 5, इररेस्पेक्टिव ऑफ ट्रैक लेंथ। ट्रैक का कोई भी लेंथ हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्रूव्ड है, मैंने इसको प्रूव भी किया था, मैंने देखा था, ये सही है। इररेस्पेक्टिव ऑफ ट्रैक लेंथ, ट्रैक का लेंथ कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वेलोसिटी का जो रेशियो होगा उसी का सम होगा नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट। हाँ, व्हेन ट्रैवल इन अपोजिट डायरेक्शन, तब ऐड हो जाएगा। अगर सेम डायरेक्शन में चले तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर सेम डायरेक्शन में चले 3-2, यानी एक ही जगह मिलेगा। अब वो पता है क्या होगा, वो होगा स्टार्टिंग पॉइंट। तुम चेक करके देख लेना फ्री टाइम में, इसी क्वेश्चन को सेम डायरेक्शन में ले लेना और देखना कि कितने पॉइंट्स पे ये मिल रहा है।
तुमको पता चलेगा कि वो एक ही जगह मिलेगा और वो होगा स्टार्टिंग पॉइंट। चलो इसको होमवर्क के लिए रख देते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था और उससे भी बेहतरीन इसका सवाल का जवाब। तो मजा आया? आगे चलें? तो चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है इंस्टॉलमेंट के ऊपर, ठीक है। इंस्टॉलमेंट में लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, तो सॉल्यूशन देखो और सॉल्यूशन देखने के बाद डिसाइड करना तुम लोगों को, क्या तुम लोगों को एक इंस्टॉलमेंट की क्लास की ज़रूरत है। अगर है तो कमेंट करो, मैं बनाऊंगा वीडियो, टेंशन नहीं लेने का है। चलो सवाल सुनो। कह रहा है कि लोन ऑफ 1.5 लैक्स, ठीक है, अवेल विथ कंपाउंड इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम है, 2 साल के लिए, कंपाउंडेड एनुअली, ये जरूर पढ़ते रहना हमेशा। इसको दो इक्वल इक्वल होना चाहिए ईयरली इंस्टॉलमेंट में देना है, और इंस्टॉलमेंट को पे करना है एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल के अंत में इंस्टॉलमेंट पे करना है, ठीक है। कह रहा है कि क्या वैल्यू होगा इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट का। तो देखो सवाल क्या है। पी था, 1 साल के बाद I1 इंस्टॉलमेंट 1 दिया जाता है, फिर 1 साल के बाद वो I1 तो लिखना ही नहीं है क्योंकि ये इक्वल है, आई, फिर आई दिया जाता है, और तुम्हारा का सारा पेमेंट ओवर। बस यही कह रहा है। इंस्टॉलमेंट क्यों दिया जाता है? ताकि जो अमाउंट तुम दे दिए उस पर 1 साल कम इंटरेस्ट लगेगा। ये समझ में आ रहा है? ध्यान से समझो क्या कहें, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने कहा। इंस्टॉलमेंट क्यों देते हैं? अगर वो इंस्टॉलमेंट नहीं देता तो पूरे पी पर 2 साल के लिए लगता, 2 ईयर्स का, 10% के हिसाब से। लेकिन वो इतना अमाउंट पे कर दिया, इसलिए अब इतने अमाउंट पे तो उसको दूसरा साल का इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, है कि नहीं? समझ रहे हो? पी 1 साल के बाद जो इंस्टॉलमेंट आया, वो इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद अब जो अमाउंट बचा वो कम होगा ना, उस पे 1 साल का इंटरेस्ट लगेगा ना। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? तो अब अगर वो, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अगर वो इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता तो क्या होता? यहाँ 5% का और देना पड़ता ना, 5 नहीं 10% ना, सॉरी, 10% का और देना पड़ता इस पे। बस यही है कॉन्सेप्ट। यही कॉन्सेप्ट था जो मैंने डिस्कस कर दिया। तुम लोग अगर ध्यान से सुने होगे तो ठीक है, नहीं सुनोगे तो मैं एक बार लास्ट बार रिपीट कर रहा हूँ। प्रिंसिपल था, इंस्टॉलमेंट क्यों देते हैं हम लोग? ताकि इतने अमाउंट पर अगली बार रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लगे। अगर इंस्टॉलमेंट नहीं देते, पूरे पी को सीधे 2 साल बाद पे करते, तो तुमको 2 साल 10% के हिसाब से देना पड़ता ना। यानी कितना हो जाए, 10 10 20 और 21 पी का एक्स्ट्रा देना पड़ता। लेकिन इंस्टॉलमेंट दे देने की वजह से पी में कुछ वैल्यू घट गया होगा, और वो वैल्यू पे तुमको दोबारा इंटरेस्ट नहीं देना पड़ रहा होगा, इसलिए आई प्लस आई, यानी कि यहाँ जो 2i होगा वो हमेशा लेस देन अमाउंट टू बी पेड। प्रिंसिपल पे जो अमाउंट बनेगा ना 2 साल का, इससे हमेशा ही दोनों का इंस्टॉलमेंट कम होगा, इसीलिए लोग इंस्टॉलमेंट में करवा लेता है कि अमाउंट से कम पे करना पड़े, लेकिन ऑब्वियसली पी से तो ज़्यादा ही पे करना पड़ेगा। अब कॉन्सेप्ट ये है कि अगर वो आई नहीं पे करे तो क्या होगा, उसको 10% और देना पड़ता इस आई पे। समझ रहे हो? अब देखो, लेट इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू 100, पी था, 100 पे किया, फिर 100 पे किया। मैंने क्या बोला? अगर 10% पे, 10% पे कर दिया। अगर वो नहीं पे करता तो 10% और पे करना पड़ता, तो 10% होता है 10, यानी 110 रुपये पे करना पड़ जाता उसको। देखो ये 10 रुपये एक्स्ट्रा पे कर रहा है ना, 100 यहाँ 200 पे कर दिया, लेकिन अब देखो 100 यहाँ और 110, 210 पे करना पड़ रहा है, क्योंकि इस पे 10 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ गया अब उसको। तो ये जो 210 है ये क्या है? ये वही तो है जब पी को 2 साल के लिए 10% पे रखेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट तो लगा नहीं, क्योंकि इंस्टॉलमेंट तो दिया नहीं ना। इंस्टॉलमेंट मान लिया हम लोगों ने कि इंस्टॉलमेंट दिया ही नहीं, तो वो कितना पे करता? 110 पे करता। 210 किसके बराबर हो जाएगा? पी का 21%, यानी कि 121% इंटरेस्ट के बराबर। ये तो 210 के बराबर है। ये समझ में आ रहा है? पूछ क्या रहा है? पी दिया हुआ है, ओ पी का वैल्यू दिया हुआ है, तो 210 का वैल्यू ये है, 1,50,000 इंटू 121/100। तुमको इंस्टॉलमेंट निकालना है, कितना होगा? तो 10 होगा, 100 होगा, सॉरी, 1,50,000 इंटू 121/100 इंटू 210। ये हो गया आंसर। काट कुट होगा, थोड़ा काट करेंगे। 2 जीरो हटाओ पहले, यहाँ से भी 1 जीरो हटाओ।
और 150 बच रहा है, नीचे 21 बच रहा है। 3 से कटेगा 50 बार में, 3 से कटेगा 7 बार में, 5 का 5, 12 5 60, 6050/7। यहाँ पे 100 से गुना नहीं हुआ था, 100 का वैल्यू निकालना ना, एक का वैल्यू थोड़ी निकाल रहे हैं हम लोग। आगे 2 जीरो और लगा देंगे, ठीक है। 7 8 56, 4 5 7 6 42, 7 चौके 28, 7 दूना 14, 7 8 56 0.5, 86 428.5 आ जाएगा। समझ गए? मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि जो इंस्टॉलमेंट 1 साल के बाद लगेगा, अगर वो इंस्टॉलमेंट नहीं पे करता तो क्या होता, इंस्टॉलमेंट नहीं पे करता तो 10% ज़्यादा देना पड़ता उसको, यानी ये वैल्यू यहाँ आते आते 110 हो गया होता, 1 साल का एक्स्ट्रा। अब ये दोनों ऐड कर दो तो तुमको क्या, इसका क्या मतलब है, 210 क्या है, 210 का मतलब है कि पी जब 2 साल के लिए 10% से बढ़ता है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट नहीं पे किया ना, तो पी का पूरा वैल्यू ही है ये। 2 साल के बाद अमाउंट जो आता है, इसको अमाउंट बोलते हैं हम लोग, तो 121% हो जाता। 10 का 2 साल में कितना होता है, 10 10 20 और 1 21, याद रखना है तुम लोग को। 10% 2 साल के लिए 121 होता है, 3 साल के लिए 33.1 होता है, ये सब याद रखना पड़ेगा। 40.41 होता है शायद 4 साल के लिए, तो मैं याद रखता था, मेरे को सब याद है अभी। तो 10% के लिए ये पी 2 साल के लिए कितना हो जाएगा, 121/100, इसी के बराबर तो 210 है। 100 का वैल्यू निकालना है जो इंस्टॉलमेंट है तुम्हारा, 86.428.57 आ गया आंसर। समझ में आ रहा है? ये है इंस्टॉलमेंट क्वेश्चन। अगर तुम लोग को इंस्टॉलमेंट में कोई भी डाउट है, ट्रस्ट मी, टेल मी, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दिस, ठीक है। एक मैं वीडियो बना दूंगा और वो इजीली तुम लोग को समझ में आएगा, कोई इशू नहीं है। आगे चलते हैं। चलो, एक और इंस्टॉलमेंट का बेहतरीन सवाल, इसलिए मैंने लगातार लिया है ताकि तुम लोगों को थोड़ी राहत मिले इंस्टॉलमेंट में। हालांकि बहुत राहत तो नहीं मिलेगा, इसलिए क्योंकि बहुत राहत के लिए तुम लोगों को मेरा वीडियो देखना पड़ेगा, जो मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं उसमें हर तरह के सवालों को करा दूंगा। हालांकि ये क्रैश कोर्स सीरीज है, इसमें हम लोग बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। चलो सवाल पढ़ते हैं। एक सम है पी, जो 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, अच्छा इंस्टॉलमेंट दिया है इस बार 280, और दूसरा भी 35280 पे करेगा, कितना, 5%। 5%, कोई दिक्कत है? पूछ रहा है, कंपाउंडेड एनुअली है, पूछ रहा है कि पी का वैल्यू क्या होगा। हम लोग थोड़ा फास्ट चलेंगे, तो मैं फिर वही कह रहा हूँ, इसको बनाने का 3 मेथड है मेरे पास, 3 मेथड्स। दिखाऊं? मजा आएगा? शुरू करें, चल। मेथड 1, मेथड 1 तो यहीं पे हो जाएगा, क्योंकि स्पेस भी तो बचाना है। अगर इंस्टॉलमेंट नहीं देता तो क्या होता, 5% यहाँ बढ़ जाता ना, यानी यहाँ क्या हो जाता, 35280 का 5%, यानी कि 21/20 हो जाता। ये समझ में आ रहा है? तो टोटल कितना हो जाता, दोनों को जोड़ दो, 35280, 21/20 + 1, 41/20, ठीक है। ये किसके बराबर होता, ये बराबर होता है पी जब 2 साल के लिए 5% पे रखा जाता अमाउंट, इसी के बराबर होता है ये। समझ में आ रहा है? पी निकाल लो यहाँ से, कितना हो जाएगा, हाँ बहुत काटकुट है। 35280 × 41 × 20 × 20 तुम्हारे एग्जाम में है वो पेपर है, अच्छा नीचे 2020 है, एक 2020 तो कट गया, एक ही बचेगा, 21 × 21, अब 21 है तो 7 से कटेगा ही, 7 5 35, 0 4 0, 70, फिर जाएगा 7 3 21, 7 7 49, 7 2 24, अब देखो 3 3 9, 9 8 72 80, कितना हो जाएगा, 3280 × 20 हो जाएगा, 8 2 16 का 6, हाथ में 4 5, 3 2 6, 6560, ये हो गया अमाउंट, प्रिंसिपल हो गया तुम्हारा। यानी प्रिंसिपल था 65600, और तुम्हारा अमाउंट, तुम्हारा जो इंस्टॉलमेंट था वो ये था, निकल गया। क्या किया मैंने, मैं मान लिया कि इस पे अगर नहीं दिया होता तो क्या होता, ये होता, टोटल पी पे इतना ही ना बनता, अगर अगर इंस्टॉलमेंट पे नहीं हुआ होता तो यही बनता।
ये देख लो, वही इक्वेट कर दिया मैंने, आंसर आ गया। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है यहाँ पे? मेथड 2। बहुत मजा आ रहा है भाई, बहुत मजा आएगा अभी। मेथड 2 पे चलने दो पहले मेरे को। मेथड 2 को बोलते हैं मेरे हिसाब से बैकवर्ड अप्रोच। मेथड 2 है बैकवर्ड अप्रोच, ठीक है। तो सीधे सवाल लेते हैं और सवाल लेके समझते हैं। पी था 1 ईयर के बाद यहाँ 35280, ये 1 ईयर के बाद 35280, कोई दिक्कत? पी 1 साल में बढ़ के ये हुआ है, ठीक है। पी में कोई अमाउंट था, पी का कुछ अमाउंट था जो 1 साल में बढ़ के ये हुआ है, और 2 साल में बढ़ के ये हुआ है। तो अगर हम वापस आना चाहें, हमको पी निकालना है ना, तो ये अमाउंट 1 साल पहले कितना होता अगर 5% से बढ़ गया है तो? अभी 5% से बढ़ गया है ना, 1 साल पहले ये होता 20/21। समझ में आ रहा है लोग को? समझ पा रहे हो? एक नंबर था आई, एक नंबर था P1। P1 में जब हम 5% से बढ़ाएं तब जाके आई मिला था, यानी ये वैल्यू। तो अगर हम P1 निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा? इंटू 20/21 कट जाएगा, यहाँ से P1 आ गया। अब ये काटो, कट के कितना होगा? 7×3 = 21, 7×5 = 35, 0 4 0 3 3 1 3 3 6 18 इंटू 20 हो रहा है। ये हो जाएगा 8×2 = 16 का 6 हाथ में, 16×2 = 32, 33, 33,600 आ गया P1। ये 2 साल बढ़ा है, तो 2 साल इस पे घटा दो, 2 साल बढ़ के 305। समझना पड़ेगा ये तुमको ध्यान से। कोई एक P1 था जो 1 साल में बढ़ के ये हुआ, अब कोई P2 था जो 2 साल में बढ़ के ये हुआ। अगर हम P1 P2 निकाल ले, वही तो P1 प्लस P2 का वैल्यू P था। अगर हम P1 और P2 निकाल लें तो आंसर आ जाएगा। P2 कितना हो जाएगा? 20/21 इंटू 20/21, 2 साल का है ना, ये तो निकल चुका है ना, ये पूरा वैल्यू निकल चुका है। कितना था अभी निकाले ना? 33,600। इसमें 20/21 कर दो, 21 एकम 21, 21 6 बोला दो ना, 32,000। 32,000 हो गया P2। P1 हो गया ये, P कितना हो जाएगा? P1 प्लस P2, 33,600 प्लस 32,000 कितना हो गया? 6 0 0 5 3 और 3 6, 65,600 आ गया। ये रहा मेथड 2, ये रहा मेथड 1। तो दिक्कत है? इसमें हम फॉरवर्ड बढ़ रहे हैं, इसको फॉरवर्ड अप्रोच बोल दें। इसमें हम बैकवर्ड जा रहे थे। अगर ये कोई पी पी है ना भाई, पी पी इस तरह से टूटा होगा ना P1 और P2 में, कि P1 जो है 1 साल के बाद 35280 दे रहा होगा, और P2 जो है 2 साल के बाद 35280 दे रहा होगा। ये तो मतलब है इसका। तो जब ये टूटा है तो हम लोग को P1 और P2 निकाल लेना है, दोनों को जोड़ देंगे तो P आ जाएगा। ठीक है, यही करना था। मेथड 3 भी है, बट मैं मेथड 3 बताऊंगा नहीं, मेथड 3 बताऊंगा बाद में। उसके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा तुम्हें, हालांकि कैलकुलेशन बहुत आसान है। चलो बता ही देता हूँ, एक बोनस मेरे तरफ से, बोनांजा तुम लोगों के लिए। मेथड 3 यही बता देते हैं। मेथड 3 ये है, हालांकि वो 2 से रिलेटेड है थोड़ा। 1 ईयर के लिए क्या हो रहा है? 5% बढ़ रहा है, 20 से 21। 2 ईयर के लिए क्या होगा? 2 साल के लिए 20 का स्क्वायर से 21 का स्क्वायर हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400 होगा, 21 का स्क्वायर 441 होगा। ये लिखते हो? ये प्रिंसिपल है और ये इंस्टॉलमेंट है, यही ना पे हुआ है। इंस्टॉलमेंट सेम है दोनों साल में, तो 21 से गुना करना पड़ेगा, ऊपर में 21 से गुना करना पड़ेगा। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? 21 × 20 हो जाएगा 420, और ये हो जाएगा 441, ये हो जाएगा। अब दोनों बराबर हो गया, जोड़ दो। 820 से बढ़ के हो जा रहा है 2 8 8 882। 882 कुछ सवाल में क्या दिया हुआ है? 882, ठीक है। सवाल पूछ रहा है कि पी निकालना है, 820 निकालना है। इंस्टॉलमेंट पर ईयर का दिया है, 441 का वैल्यू दिया है 35280, 820 का पूछ रहा है। बस निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। समझ गए? ये 3 मेथड है जिससे इंस्टॉलमेंट के सवालों को किया जाता है। मैं इतना बेसिक से अच्छे लेवल पे इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हें इंस्टॉलमेंट में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आने वाले भविष्य में। चलो आगे चलते हैं।
वीडियो थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है, लेकिन हम लोग को थोड़ा फास्ट करना होगा क्योंकि और भी क्वेश्चन है, अभी 11 क्वेश्चन बाकी है, तो थोड़ा सा फास्ट चलेंगे हम। सवाल कह रहा है ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30 दिन, बी कर लेता है उसी को 60 दिन में, सी कर लेता है उसी को 120 दिन में। तो जाहिर सी बात है वर्क लेंगे। एफिशिएंसी मैंने बोला है, हर बार मैं बोलता आ रहा हूँ कि एफिशिएंसी निकालो, एफिशिएंसी निकालो। ठीक है। अब कह रहा है, सवाल क्या है कि ए लेफ्ट द वर्क 10 days बिफोर द वर्क वॉज completed एंड बी लेफ्ट द वर्क 5 days बिफोर द completion ऑफ द वर्क। नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द होल वर्क। सबसे पहले मेथड 1, ये उन बच्चों के लिए है जो बिगिनर हैं या एवरेज भी हैं, उनके लिए मेथड 1 है। कह रहा है कि लेट टोटल टाइम जो होगा, मान लो टी है, तो दिक्कत है, तो दोनों मिलके तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 7 है। 7 है, और ये ए 10 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो और बी 5 दिन पहले काम छोड़ता है, तो ये पहले छोड़ा ना। T-10 दिन तक तो तीनों साथ में काम कर रहा है। उसके बाद बचे हुए 5 दिन में बी और सी काम करेगा, 3 × 5। तो दिक्कत, और बचा हुआ 5 दिन, 5 दिन पहले बी छोड़ देता है ना, तो 5 दिन सी काम करेगा, 5 × 1। ये टोटल वर्क के बराबर होगा, तो 20। यहाँ से टी निकाल लो, कितना हो जाएगा? 70 - 70 + 15 + 5 20, तो 20। ये 100 हो गया, 70 170/7। टी जो आया 170/60 डेज हो गया। तो यही निकालना था, आंसर भी आ गया, खत्म। ये तो है मेथड 1। अब आते हैं मेथड 2 की तरफ, जो कि थोड़े शातिर दिमाग वाले लोगों के लिए है, जिससे डायरेक्ट टी निकलता है। कैसे निकलेगा डायरेक्ट टी? मान के चलो अगर ए 10 दिन काम और किया होता, नहीं छोड़ा होता, तो जो टी टाइम लगा, ए जो 10 दिन और काम करेगा, अगर नहीं छोड़ा होता, तो वर्क बढ़ जाता। कितना बढ़ जाता? अभी 120 था, वर्क कितना बढ़ जाता? अगर ये 10 दिन और काम कर लेता 4 यूनिट के हिसाब से, तो वर्क 40 हो जाता बढ़ के। ये समझ में आ रहा है? बी अगर 5 दिन नहीं छोड़ा होता, बी भी पूरा 5 दिन और काम किया होता, तो वर्क कितना हो जाता बढ़ के? में 5 से गुना हो जाएगा, 10। टोटल वर्क कितना हो गया? 170। और पूरे टाइम तक सब काम करता है, तो टाइम कितना निकल जाता? 7। 170/60 डेज। समझ में आया लोग को? मान लो ए अगर टी टाइम में काम खत्म हो रहा था ना, ठीक है, अगर उस टी टाइम तक अगर हम सबको काम करवा दें, किसी का काम नहीं रोकें, सब काम करेगा। ए 10 दिन पहले छोड़ा, तो 10 दिन काम किया, तो 10 दिन एक्स्ट्रा काम करेगा ना, क्योंकि टी टाइम में तो काम खत्म ही हो जा रहा है, 120 यूनिट वर्क खत्म हो जा रहा है, तो एक्स्ट्रा काम करा रहे हैं तो एक्स्ट्रा ऐड भी तो करना पड़ेगा वर्क में। बी को भी 5 दिन एक्स्ट्रा काम करा रहे हैं, तो उतना ऐड करना पड़ेगा, 170। और सबको टी टाइम तक काम करवाए हैं, तो उनके एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, तो वो टी टाइम निकल के आ जाएगा, वो कितना टाइम था। खत्म। क्या यार, कुछ नहीं है, सब इजी है, सब इजी है। मैथ एकदम खेल हो जाएगा, खेलोगे मैथ से। भाई मैथ तुम्हारे साथ खेल रहा होगा, लेकिन बहुत दिन तक नहीं खेलेगा, टेंशन मत लो। कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल सब लोग जानते हैं, ये होता है 90 डिग्री पे। एल हो गया, एल हो गया, बी हो गया, बी हो गया, ठीक है, रेक्टेंगल है ये। कह रहा है कि जो लेंथ है वो है 3 टाइम्स उसके ब्रेथ के, लंबाई जो है 3 गुना है चौड़ाई के। लेंथ डिक्रीज हो जाता है 7 से, ब्रेथ इंक्रीज हो जाता है 7 से, तो एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाता है 21 सेंटीमीटर स्क्वायर से। कर दो एरिया कितना हो गया। पहले एरिया कितना था? एल बी था, उसमें 21 बढ़ा दो, बस। एल इंटू बी ये तो कट जाएगा, बचा कितना? 7L - 7B, वैल्यू आ जाएगा 21। L - B आ गया 3। L = है 3B। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? ये 49 भी तो आएगा। ये 70 हो गया, 70/7 हो गया 10। ठीक है, अब यहाँ 3 में से एक गया 2, बी का वैल्यू आ गया 5, एल का वैल्यू आ गया 15। क्या क्या है? लेंथ ऑफ द फर्स्ट रेक्टेंगल 15, खत्म।
बीच में थोड़ा सा आसान क्वेश्चन लेता रहता हूँ ताकि तुम लोगों का दिमाग जो है शांत हो जाए, क्योंकि अभी भी आगे बहुत बहुत 30 मार्क का सवाल है। ऐसे जाओ, ये सवाल है, मेरे हिसाब से ये सवाल सिर्फ टॉपर्स के लिए है। कोई इस सवाल को कर जरूर देगा, लेकिन इस सवाल को कॉन्सेप्चुअली बता नहीं पाएगा। बच्चों की बात कर रहा हूं मैं। जो बता पाएगा उसका कॉन्सेप्ट क्लियर। हालांकि सेम सवाल, सेम कॉन्सेप्ट जो मैं यूज करूंगा इस सवाल में, वो मैंने पहले ही ले लिया था ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए। फिर भी मैं देखता हूँ कि ये सवाल अब कितने बच्चे कर पाते हैं। इसी लेक्चर के कुछ क्वेश्चंस पहले मैंने इस टाइप का एक सवाल कराया है। ये नहीं था, बस कॉन्सेप्ट इसमें हल्का यूज हो रहा था। चलो, मुनाफ और सूर्या जो है स्टार्ट साइमल्टेनियसली एट द सेम पॉइंट ऑन द सर्कुलर ट्रैक। भाई 3 स्टार है, इस सवाल को मैंने 3 स्टार दिया है। 3 स्टार का मतलब ये होता है कि टॉपर लेवल के लिए है। सिंगल स्टार मतलब गुड क्वेश्चन, डबल स्टार मतलब वेरी गुड क्वेश्चन, और ट्रिपल स्टार का तो मतलब हो गया कि टॉपर्स। मैं इसको टॉपर्स में डाल दिया हूँ, ठीक है। एसएससी जीडी का टॉपर्स कर देगा इस सवाल को। चलो, मुनाफ और सूर्या जो है स्टार्ट साइमल्टेनियसली, एक साथ शुरू करते हैं, कोई दिक्कत। एक सर्कुलर ट्रैक पे, along the same track in the same direction, कोई दिक्कत नहीं है। द पॉइंट ऑन द ट्रैक एट विच दे मीट फॉर द 31st टाइम, 31वां बार जब मिल रहे हैं, इज सेम एज दैट ऑफ द पॉइंट वी मीट एट द 43rd टाइम। वो एक पॉइंट है जहां वो मिलते हैं 31वां बार, वो सेम पॉइंट था जब वो दोबारा उसी पॉइंट पे मिलते हैं 43rd टाइम। अब कुछ कुछ याद आ रहा है? मैंने पीछे कुछ बताया था, चलो भूल गए हो तुम लोग, इतनी जल्दी भूल जा रहे हो यार, अभी तो कैसे चलेगा। इज द रेशियो ऑफ द स्पीड of the faster boy to that of the slower one is n:1। ओ, यहाँ पे दोनों का है ना, n:1 का रेशियो है वेलोसिटी का, यार स्पीड का कह दो, n:1 का रेशियो है, ठीक है। वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉसिबल वैल्यू ऑफ n। चार ऑप्शन दिया है, कुछ याद आ रहा है मैंने क्या बताया था? कुछ याद करो। मिल रहे हैं ये लोग, डिस्टिंग पॉइंट, कुछ याद आ रहा है? कुछ कॉन्सेप्ट याद आ रहा है? कुछ लग सकता है इसमें? सोचो तुम लोग, आराम सोचो, पॉज करके सवाल को सोचना। जितना सोचोगे दिमाग उतना खुलेगा। मैं इसका सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं और उनके वेलोसिटी का जो सिंपलेस्ट रेशियो है वो n:1 है, तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट कितना हो जाएगा दोस्तों? याद करो, मैंने कुछ बताया था, सेम डायरेक्शन में नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट n-1 होगा। आफ्टर विच क्या होगा? मीटिंग पॉइंट जो है, रिपीट करने लगेगा इन अ साइकिल। मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि एक सर्कल है, अगर स्टार्टिंग पॉइंट पर हैं तो उसके बाद अगर वो कहीं कहीं मिल रहे हैं तो वापस जब वो सेंटर पे मिल लेंगे दोबारा, यानी सेम पॉइंट पे जब दोबारा मिलेंगे, तो उस बीच में वो जितने जगह मिले होंगे वो डिस्टिंक्ट पॉइंट होगा, बताया था। और उसके बाद जब सेम पॉइंट पे मिल गए तो फिर तुम्हारा सेम पैटर्न रिपीट होना शुरू हो जाएगा। मैंने बताया था, ये पॉइंट याद आ रहा है किसी को? तो इस सवाल के हिसाब से अगर 31st पे वो मिल रहे हैं और फिर 43rd पे दोबारा मिल रहे हैं सेम पॉइंट पे, तो इन दोनों के बीच कितना डिस्टिंक्ट पॉइंट हुआ होगा? 31st मीट है ये, 31वां बार मिल रहे हैं और 43वां बार मिल रहे हैं, तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट कितना होगा? 43 - 31 यानी कि 12। तो 12 पॉइंट के बाद साइकिल रिपीट होने लगेगा, ये तो कंफर्म है, कोई दिक्कत है? साइकिल रिपीट होने लगेगा, तो क्या n-1 का वैल्यू 12 होगा? नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट, अभी तो आपने बोला कि n-1 है, और उसको 12 मैंने इक्वल भी कर दिया, तो क्या इसके बराबर होगा? नहीं, ये इसके बराबर नहीं होगा। मैं बताता हूँ क्यों नहीं होगा। n-1 जो डिस्टिंक्ट पॉइंट है वो 12 इसलिए नहीं होगा कि 12 साइकिल के मतलब 12 मीट के बाद तो वो दोबारा एक जगह मिलेंगे, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है
कि वो हर 4 मिनट के बाद एक बार मिल रहे हो, फिर 4 मिनट के बाद मिल रहे हो, फिर 4 मिनट के बाद मिल रहे हो। तो देखो तो जरा यहाँ से 12 मिनट के बाद भी तो मिलेंगे ही सेम पॉइंट पे, फिर 4 मिनट 16 पॉइंट के नहीं मिलेंगे। हो सकता है कि वो 2-2 मिनट के बाद सेम पॉइंट पे मिल रहे हो। ऐसा करते करते जब 16वां मतलब 12वां पॉइंट आएगा तो वहां भी मिलेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि वो 3-3 पॉइंट पे मिल रहे हो। आफ्टर हर 3 पॉइंट वो एक जगह मिल रहे हो, तो अगर हम चौथी बार मिलेंगे तो 12वें पॉइंट के बाद मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। और यहाँ 31 था तो यहाँ 43 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली में क्या वो 12 डिस्टिंक्ट पॉइंट में मिल रहे हैं? नहीं, 3 ही डिस्टिंक्ट पॉइंट में मिल रहे हैं। लेकिन 4 बार मिल रही है, इसलिए साइकिल 12 पे भी मिल रहे हैं। तो एक्चुअली में जो n-1 होगा ये होगा मस्ट डिवाइड 12। 12 को काट रहा होगा। वो 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। यानी क्या मतलब है इसका कि n-1 जो है इज अ फैक्टर ऑफ इसका 12। n-1 कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, या 12 हो सकता है। 12 के बाद भी पहली बार मिल रहा हो, पॉसिबिलिटी है। 6 के बाद मिल रहा होगा तो दूसरी बार मिल रहा हो, दूसरी बार साइकिल रिपीट हो रहा होगा। साइकिल रिपीट करना है हमको, तो n का वैल्यू क्या हो सकता है? कैन बी 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 से 5, 6 से 7, 12 से 13। n का इसमें से कोई भी वैल्यू हो सकता है। सवाल क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ n? 3 तो हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, क्या 6 हो सकता है? नहीं, आंसर 6 है। समझ में आया? सवाल समझ गए? ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, तुम्हारे एसएससी जीडी का पूछा हुआ सवाल है। एसएससी जीडी को भी भाई इतने हल्के में मत लो, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल पूछ रहे हैं वो लोग। देख लो सवाल, दिमाग हिला देगा। मैंने ट्रिपल स्टार दिया है सवाल को। अगर तुम्हें एक सवाल बच्चे से समझ में आ गया तो तुम किसी को भी चेप दो, वो उससे नहीं होगा। अगर वो थोड़ा सा स्मार्ट बन रहा है, कोई भी लड़का, तुम्हारा कोई दोस्त है या तुम्हारा कोई कलीग है या कोई भी है जिसको तुम जानते हो, और वो तुम्हारे साथ तैयारी कर रहा है और हीरो बन रहा है मैथ में, तो उसको ये सवाल दे देना। हो गया। तुमको लेकिन समझ में आना चाहिए कि मैंने क्या किया है और क्यों किया है। कोई डाउट होगा कमेंट करना, मैं बताऊंगा फिर से। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कौन है, हाइट 8 है, रेडियस 4 है, इस कार्व फ्रॉम कहाँ से? रेक्टेंगुलर ब्लॉक से बना है ये। ठीक है, कौन क्या बना है? कौन बन गया एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक से, इसका हाइट 8 है, रेडियस 4 है। रेक्टेंगुलर ब्लॉक मतलब क्या? तो वर्ड ही तो है तुम्हारा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाल लो, या ब्लॉक जो भी है। पता चल जाएगा ना कितना परसेंट वेस्ट हुआ। ये आया 1/3 पाई r²। 4 × 4 × 8। ब्लॉक कितना हो जाएगा? 8 × 6 × 4। कोई दिक्कत? 8 से 8 काट दो, 4 से 4 कट गया, ये 3 ये 2, 63 44/63। यानी वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक 63 था, उससे 44 वॉल्यूम का कौन बन गया। तो वेस्ट कितना हो गया? 13 में से 4 गया 9, 5 में से 4 गया 19/63 × 100। कोई दिक्कत? 6.3 × 3 18.9। ये तो हो गया तुम्हारा 30%। 18.9। अब 0.1 0.63 हो जाएगा 0.1। तो अप्रॉक्स पूछा है, 30 के आसपास आंसर भी है, तो 30 मारो खत्म। ऐसे क्या किया मैंने? 63 है ना, तो 63 तो 100% है ना। 6.3 तो तुम्हारा 10% हो जाएगा। इसमें 3 से गुना करोगे तो 9 18 18.9 तुम्हारा 30% हो जाएगा। 19 दिया है, 18.9 पे पहुंच गए तो 30 के आसपास ही आंसर है ना, खत्म। नेक्स्ट कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 18 24 25। वो नंबर निकालना है जो इन तीनों से डिविजिबल हो, लेकिन वो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर होना चाहिए, सबसे छोटा एक अंक का डिजिट। ठीक है, एलसीएम निकालो। एलसीएम ही निकालोगे ना। वो नंबर निकालना है जो डिविजिबल होना चाहिए। एलसीएम कैसे निकालना मैंने बताया था, सबसे बड़ा नंबर लो, उसके सबसे छोटा उससे छोटा। 24 में क्या नहीं है? 24 में कुछ नहीं है जो 25 में है। 4 5 5 ही है इसमें। 18 18 में 6 है तो 6 यहाँ है। 6 के बाद 3 है? नहीं है,
3 ले लो, कितना हो गया 25 चौके 100, यहाँ से 6 निकलेगा 18, 1800। 18 से एलसीएम हो गया, कह रहा है 6 डिजिट नंबर कितना होता है, 1 2 3 4 5 3 3 6 हो गया। कौन सा है जो 1800 के मल्टीपल में आएगा, कैसे निकालते हैं? ये तरीका है, दूसरा क्या तरीका है तो बस 5 बार में 9000, 1000 बचा, एक और जीरो देंगे, जीरो नहीं देंगे, ये तो देंगे ही लेकिन 6 बार में करेंगे, 10800, यानी 800 आगे जाएगा, -800 बचेगा ना, यानी इतना कम पड़ रहा है, यानी 100800, ये नंबर जो है इससे कट जाएगा। तो डिजिट सम कितना हो गया, सम ऑफ द डिजिट्स 8 और 1 9, 9 आंसर है। अब है मैजिक ट्रिक, भाई वो नंबर जो 18 से कट रहा है, 24 से कट रहा है, 25 से कट रहा है, वो 9 से कटेगा। नंबर इज डिविजिबल बाई 9, 9 से डिविजिबल है। अगर जो नंबर एनी नंबर डिविजिबल बाई 9, तो सम ऑफ द डिजिट जो होता है, सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाई 9। हम लोग 9 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? मान लो कोई नंबर लिख दिए हैं 72 81 54, अब ये 9 से डिविजिबल लेंगे नहीं, कैसे चेक करोगे? 7 और 2 9, 8 17, 1 18, 5 23 और 4 27। तो जो सम ऑफ द डिजिट्स आ रहा है वो तो 9 के डिविजिबल होना ही चाहिए। तो पूछा क्या था यहाँ, सम ऑफ द डिजिट ही तो पूछा है, वो नंबर जो 9 से डिविजिबल है, तो यानी यहाँ जो आंसर आएगा उसमें सम ऑफ द डिजिट 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो एक ही नंबर ही है जो 9 से डिविजिबल है, काम खत्म, क्वेश्चन बनाना ही नहीं है इसको। ठीक है, 2 सेकंड का क्वेश्चन है ये, समझ रहे हो? चलो, एक वेजिटेबल वेंडर है, डज हिज सेल्स यूजिंग द वेट विच इज 12% लेस देन द एक्चुअल वेट, सेल कर रहा है एंड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 32% कॉस्ट, फाइल अ टोटल परसेंटेज प्रॉफिट। देखो एक चीज जान लो, डिसऑनेस्ट सेलिंग में ना, जब ईमानदारी नहीं बेईमानी होता है, डिसऑनेस्ट सेलिंग में दो कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, कि अगर प्रॉफिट वो या लॉस वाइल सेलिंग हो रहा है, वाइल सेलिंग मान लो 10% हुआ, ठीक है, तो 10% क्या होता है, 1/10। तो सेलिंग के टाइम अगर हो रहा है तो 10 जो है ना उसको सेलिंग प्राइस को मानना, ठीक है, यानी कि सीपी हो जाएगा 9, एसपी हो गया 10, ठीक है। अगर बाइंग के टाइम, वाइल बाइंग अगर 10% है तो यहाँ भी 1/10 हुआ, अब इसको सीपी मानना, तो एसपी कितना हो जाएगा, 10 से 11, ठीक है। प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट, लॉस में भी उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिए, सेलिंग के टाइम एसपी को 10 मान लेना, जितना परसेंट है उसका नीचे वाला ये वाला 10, सीपी 9 हो जाएगा। अब यहाँ क्या कर रहा है कि सेल्स इज यूजिंग अ वेट विच इज 12% लेस देन द एक्चुअल वेट, तो 12% का प्रॉफिट ही हो रहा है ना इसको, तो एसपी को 100 मानना था, सीपी को कितना मानना पड़ेगा हमको, 88, 12 होगा ना, 12/100, 12 घट जाएगा। एक प्रॉफिट तो ये हो गया, 4 से गया 22 बार में, 25 बार में, 22 से 25, एक तो प्रॉफिट यही हो रहा है। दूसरा प्रॉफिट क्या हो रहा है, और दूसरा प्रॉफिट जो हो रहा है वो हो रहा है 32% कॉस्ट प्राइस पे, जो प्रॉफिट कर रहा है वो सीपी पे। तो 32% कितना होता है, 25 8, 25 से 33, दिक्कत, 25 दूना 50 और 11, तो कट ही जाएगा। ओवरऑल कितना हो जाएगा, 22 से 33, यानी कि 2 से 3, ओवरऑल प्रॉफिट जो हो रहा है इसका 50% हो रहा है, ठीक है। समझे, ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखेंगे, सेलिंग के टाइम और बाइंग के टाइम, प्रॉफिट हो या लॉस हो जो भी हो, किसको लेना है। अब यहाँ 12% लेस में सेल कर रहा है, 12% लेस एक्चुअल वेट से सेल कर रहा है, तो एक्चुअल वेट अगर 900 ग्राम था तो एक्चुअल वेट अगर 1000 ग्राम था, तो वो 1000 ग्राम का जो अमाउंट है, जितना वो 1000 ग्राम का जो अमाउंट है उसकी जगह वो 880 ग्राम दे रहा है, प्रॉफिट में है ना भाई, कम दे रहे हो ना तुम, पैसा तुम 1 किलो का ले रहे हो, अब दे तुम 880 ग्राम रहे हो, तुमको प्रॉफिट हो रहा है ना। तो सेलिंग के टाइम प्रॉफिट में क्या करते हैं,
तो आप किसको मानते हैं, एसपी को। तो सीपी अगर 12% का प्रॉफिट है इस पे, तो 12 घटाना पड़ेगा ना सीपी में। वैसे ही अगर सेलिंग कॉस्ट प्राइस के टाइम, सॉरी, अगर बाइंग के टाइम अगर प्रॉफिट था, तो फिर हमको 100 लेना पड़ता सीपी को, तो एसपी हो जाता है 112, 112 हो जाता है। ठीक है, ये डिजोनेस का क्वेश्चन था। डिजोनेस पे भी मैं वीडियो बना दूंगा, तुम लोग जिस पे बोलोगे मैं वीडियो बना दूंगा, बस कमेंट तुम्हें करना होगा और क्वेश्चन हाजिर हो जाएगा। ये देखो क्या कह रहा है, बताओ भाई क्या कह रहा है सवाल। कार का करंट वैल्यू है 8,50,000 और उसका वैल्यू 10% से हर साल घट रहा है। 4 साल बाद उसका वैल्यू क्या होगा, 10% कितना होता है, 10 से 9 हो रहा है। 4 साल बाद 10 के पावर 4 से 9 का पावर 4 हो जाएगा, डेप्रिसिएटिंग है तो। 10 का पावर 4 होता है 1 2 3 4, 9 का पावर 4 कितना होगा, कैसे निकलेगा, 81 का स्क्वायर। अब ये भी निकालने आता है, नहीं आता तो मेरे को बता देना। 1 8 दूना 16 का 6 हाथ में 1 64 और 1 65, ये भी मुझे निकालने आता है। अगर तुम्हें स्क्वायर निकालना भी सीखना है तो मेरे को कमेंट करना, मैं वीडियो बना दूंगा। जो सीखना है कमेंट करो, मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अब सवाल क्या था। अब ये वैल्यू दिया है 850,000 क्या हो गया भाई। ठीक है, ये निकालना है। 4 जीरो है तो चारों जीरो हट जाएगा, आंसर आ जाएगा 65 61 × 85। गुना कर लो भाई, लास्ट में 5 आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, तो मतलब 8 और 5 से तो नहीं कुछ कर सकते हो, तो तुमको गुना ही करना पड़ेगा। तो 17 से कर लो पहले। 17 का 17 का 7 हाथ में 1, 17 छक 102, 103 का 3 हाथ में 10, 85 और 10 95 का 5 हाथ में 9, 17 छक 102 और 9 तो 11। अब इसे 5 से गुना करो। 5 15 18 का 18 25 26, तो 6 हाथ में 2, हाँ तो 7685 आ रहा है लास्ट में, 7685 यहाँ भी है। अरे भाई, ओ भाई 11 5 55, 55 हो जाएगा, 55। ओ 7685 ये रहा, वाह। 717685 दिया ऑप्शन में, ध्यान रखना होगा, सही से करना होगा भाई लोग। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कह रहा है कि एक इलेक्शन में 3 कैंडिडेट बैठते हैं, ए बी और सी। 80% ऑफ द रजिस्टर्ड वोट वोटेड एंड ऑल द वोट्स आर वैलिड। ओ, टोटल वोट 80% वोट किया गया जितना वोटर लिस्ट में लोग था, और सारे वोट्स वैलिड भी थे, इनवैलिड एक भी वोट नहीं था जितना वोट किया गया है। कैंडिडेट बी जो है 50% लेट्स वोट देन ए एंड डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वोट बिटवीन सिक्योर्ड बाय बी एंड सी वाज 10,000। इफ बी गेट्स 10% मोर वोट देन सी। ओ, और दोनों के बीच का डिफरेंस भी दिया है, तो नंबर ऑफ वोटर रजिस्टर्ड क्या कह रहा है पता है। बी को जो है वो 50% लेस वोट देन ए है, तो ए को अगर 2 था, बी को 1 है। अब बी और ए के बी को जो है 10% ज़्यादा मिला है सी से, और दोनों के बीच का डिफरेंस भी 10,000 है, तो 10% कितना हो जाएगा, सी का 10%, 10% ऑफ सी, ये तो होगा 10,000। सी को कितना मिला था, 1 लाख। समझ में आया, कोई दिक्कत। बी को कितना मिला होगा, 10% ज़्यादा, 1,10,000। ए को कितना मिला होगा, इसका डबल, 2,22,000, सॉरी 20,000। कुछ कह रहा है टोटल वोट कितना मिला, 0 0 0 0, ये हो जाएगा 3, 2 1 3 और 1 4। टोटल वोट इतना हुआ, ये कह रहा है कि नंबर वोट रजिस्टर कितने थे, 80% ही तो वोट है ये 4 हो जाएगा, 5 से गुना कर दो टोटल वोट। कोई दिक्कत। अब इसको कैसे निकालोगे, इसमें 2 से गुना करके इसमें 2 से गुना कर दो। ये तो 10 हो गया, तो 1 जीरो लग जाएगा। ये 8 हो गया, 8 से भाग दे दो। 8 पचे 40, 3 जीरो, 8 तेरी का 24, 6 8 सत्ते 56, 8 पचे 40 खत्म, 53 7। ये रहा, कोई दिक्कत। ये पकड़ना था, बी और सी के बीच डिफरेंस 10,000 का दिया है और बी को 10% ज़्यादा मिल रहा है, तो 10% सी का ही तो ये डिफरेंस है जो बी के पास है। 10% ऑफ सी इतना, सी को इतना मिला, बी को 10% एक्स्ट्रा मिला था, ए बी का डबल है। तो टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स आ गया जो 80% था, इतना, या रजिस्टर्ड वोट, हाँ 80% ऑफ द रजिस्टर्ड वोट आ गया, ये इतना ही ना वोट हुआ है।
हाँ तो 100% लोग, लेकिन वोट 80% ही का हुआ है, तो 80% का वैल्यू ये है, तो 100% कितना हो जाएगा? 5/4 से गुना कर दो, खत्म। 17। ए किसी काम को 8 दिन में कर रहा है, बी उस काम को 4 दिन में कर रहा है, और सी उस काम को 16 दिन में कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले एलसीएम लो। 8×2 = 16, 4×4 = 16, 16×16 एफिशिएंसी तो एकदम निकालना ही है भाई, एकदम याद कर लो। हाउ मेनी डेज विल ए टेक टू कंप्लीट द एंटायर वर्क इफ ए इज असिस्टेड बाय बी एंड सी बोथ ऑन एवरी सेकंड डे? डे 1 पे ए कर रहा है, डे 2 पे ए प्लस बी प्लस सी दोनों कर रहा है। दिक्कत है? ब्लॉक में बताए थे। और फिर डे 3 पे क्या होगा? ये अकेले कर रहा है, बताया था मैंने। तो फिर डे 4 पे ए प्लस बी प्लस सी करेगा, असिस्टेड बाई बोथ ना है, ऑन एवरी सेकंड डे। तो 2-2 दिन का हम लोग साइकिल ले लेंगे, 2-2 दिन का ब्लॉक बनाना तो बनाना था। अब कितना ब्लॉक बनेगा पता नहीं, 2 दिन का टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 2a प्लस बी प्लस सी। 2a हो जाएगा, 2×2 = 4, 4 8 और 1 9, 9 यूनिट वर्क खत्म हो गया 2 दिन में। ओ, दूसरा ब्लॉक ले ही नहीं सकते हो, टोटल 16 ही वर्क है, समझ रहे हो? तो तीसरा दिन कौन काम करेगा? ए करेगा अकेले, कितना काम कर लेगा? 2 यूनिट काम कर लेगा। 11 खत्म हो गया 16 में से, बचा 5। और 5 को तीनों मिलके करेगा, 4 2 6 1 7 में, यानी 2 + 5/7 हो गया आंसर 14। 9, कहीं तो कुछ गलत है। 9, फिर ये 2 दिन करेगा, 9 2 11, बचा 5, 5/7। ओ, ये तो 2 दिन का साइकिल था ना, 2 यहाँ हो गया, 1 यहाँ हो गया, यहाँ 3 हो जाएगा। 21 और 5 26/60 डेज। ये 2 दिन का साइकिल है ना, 2 दिन में 9 यूनिट वर्क कंप्लीट हो रहा है। और फिर 1 दिन में ये करता है, तो 3 दिन यही हो गया, और 1 दिन में तुम्हारा 5/7 टाइम लगेगा, टोटल 26/7। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो आगे चलते हैं। हम्म, क्या कह रहा है? ए मैन परचेज 2 आइटम एट द सेम प्राइस, तो परचेज किया है तो सीपी सेम है। अब कह रहा है एक को 10% के प्रॉफिट में बेचता है, दूसरे को 5% के लॉस में बेच रहा है, और द डिफरेंस बिटवीन द टू सेलिंग प्राइस इज 60। व्हाट इज द सम ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द 2 आइटम्स? भाई सीपी सेम है, एक को बेच रहा है 10% के प्रॉफिट पे, एक को बेच रहा है 5% के लॉस पे। इन दोनों सीपी का ही है ना, सीपी का 10%, सीपी का 5%, सीपी का 15% का गैप है। गैप कितना है उन दोनों के बीच? 15% ऑफ सीपी, उसका वैल्यू 60 दिया है। देखो तो क्वेश्चन खत्म हो गया। सीपी कितना आ जाएगा? बताओ भाई, सीपी कितना आ जाएगा? अरे बता नहीं रहे। 400। कह रहा है दोनों का सीपी का सम निकालना है, दोनों का सीपी सेम है, सीपी इंटू 2, 800। कोई दिक्कत? तो मार दो आंसर। नेक्स्ट। 125 आइडेंटिकल स्मॉल स्फेयर है, 125, उसको एक बड़े से सॉलिड स्फेयर में बदल ली जो 15 का हो जा रहा है। ठीक है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द, व्हाट इज द सरफेस एरिया स्मॉल सरफेस। देखो तो इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल टोटल, वॉल्यूम ऑफ बिग के बराबर ही ना होगा, यही तो है कॉन्सेप्ट होता है। एक का वॉल्यूम कितना क्या होगा? 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, टोटल 125 था, ये बराबर होगा 4/3 पाई कैपिटल आर कितना है? 15/2 का क्यूब। दिक्कत? 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, आर क्यूब कितना हो जाएगा? 15/2 इंटू 5 का क्यूब था ना, 5 का होल क्यूब। यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? 5 को अंदर कर ली, नहीं तो बाहर 125 लिखना पड़ता। तो 5 3 15, आर कितना हो जाएगा? 3/2। द सरफेस एरिया ऑफ द ईच स्मॉल स्फेयर, सरफेस एरिया कितना होता है स्फेयर का? 4πr²। 4πr² कितना हो जाएगा? 9/4। कट गया कट गया, 9 पाई आंसर हो गया इसका, 9 × 22/7। तो दिक्कत है? समझ में आ रहा है सब? लास्ट क्वेश्चन। चलो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टाइम नहीं है, बहुत टाइम, बहुत वीडियो लंबा हो चुका है। अ रिटेलर परचेज सम गुड्स फॉर रुपीज 1280 एंड ही सोल्ड 1/3, 1280 में खरीदता है, इसका 1/3 15% के लॉस पे
और बचा हुआ कितना पे बेचेगा कि ओवरऑल जो है वो 15% का प्रॉफिट हो जाए। देखो ये भी वेटेड एवरेज से बन जाएगा। कैसे? ओवरऑल 15% चाहिए, एक पार्ट को बेच रहा है 15% के लॉस, इसलिए -15%। दूसरे को बेचेगा X% पे, और दोनों का रेशियो कितना है? जो 15% के लॉस से बेच रहा है वो 1 है, बचा हुआ 2, टोटल 3 था ना, 1/3 बेच रहा है, 2/3 ये हो जाएगा। कैसे निकालते हैं? इन दोनों को गुना कर दो, -15 इंटू 1 प्लस फिर इन दोनों को गुना कर दो, 2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई इन दोनों का सम 3 इज इक्वल टू 15। ओवरऑल यही इसको वेटेड एवरेज ही बोलते हैं। अब ये 15 3 45 और 15 60/2, एक्स इज इक्वल टू 30%। यानी अगर एक को 15% के लॉस से बेच रहा है तो दूसरे को 30% के प्रॉफिट पे बेचना पड़ेगा। अगर 1:2 के रेशियो में बेचते हैं तब जाके हमको ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो 15% मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सपोर्ट दिखाओ, सब्सक्राइब करो। अभी तो ये तीसरा क्लास है, 15 क्लास होते होते तक तो SSC GD क्लियर हो चुका होगा तुम लोग का। एकदम ईमानदारी से देखो, मन से देखो, मज़े से देखो, मेहनत लग करके पढ़ो, डिजर्विंग बनो, सिलेक्शन कंफर्म होगा। डिजर्विंग बनना पड़ेगा। अगर कोई सिलेक्शन किसी लेवल पर वो सवाल आते हैं, किसी लेवल पे वो पेपर आ रहा है, उस लेवल तक हमें पहुंचना ही पड़ेगा अगर हमें सिलेक्शन लेना है तो। अनडिजर्विंग कैंडिडेट को, अनडिजर्विंग का सिलेक्शन रेयर होता है, रेयर, सब एकदम रेयर है। 1000 में 2 का हो जाएगा, 5 का हो जाएगा, 10 का हो जाएगा, 10 से ज़्यादा का नहीं हो सकता है। वो तुक्के मार कुछ भी करके, कुछ भी थोड़ा सा लक साथ दे दिया, बहुत कुछ, बहुत सारे फैक्टर से काम कर गया, हो गया। भाई उस 5 में क्यों देख रहे हो? बाकी का 995 लोग के बारे में सोचो, वो मेहनत करके ही आते हैं सिलेक्शन। उनका सिलेक्शन मेहनत करके ही होगा, मेहनत तो तुम्हें करना ही है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखो, ठीक है? चलो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।